जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि कल हमने जो वीडियो में बताया था कि सीजीएम के डेटा और शुगर को रिवर्स कैसे करते हैं और अपने एवनसी को नॉर्मल कैसे करते हैं, तो मेरी वीडियो में बहुत सारी जगह पे डायबिटिक रिवर्सल की बात आई है, शुगर को रिवर्स कैसे करें और उसको कंट्रोल कैसे करें। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मुझे भी शुरू में इसमें कन्फ्यूजन थी, लेकिन अभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है इस टर्मिनोलॉजी में। तो मैंने कहा मैं एक मुख्तसरन आपको जो भी आपके सवाल जवाब हैं रिमिशन या रिवर्सल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर दूं कि शुगर रिवर्सल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको क्या कहते हैं और किस हद तक आप शुगर रिवर्स कर सकते हैं, कौन से लोग कर सकते हैं, सबकी होती है नहीं होती। तो ये सारे जो आपके सवालात हैं जो आपने कमेंट्स में पूछे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरे अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर भी है, जो साइंटिफिक लिटरेचर मैंने पढ़ा है, जो रिव्यूज़ हुए हैं स्टडीज़ के, और जो जिन लोगों को मैं फॉलो अप करता हूँ या बहुत सारे फोरम्स हैं इन पे मैं डायबिटिक लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन सोर्स है उसका जो नतीजा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मली मैं यूज़ जो है वो शुगर रिवर्स जो है वो अपनी वीडियोस में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लोगों को शुगर रिवर्स के बारे में थोड़ा भी अंदाज़ा है और ये टर्मिनोलॉजी उनको पता है और वो ये सुन रहे हैं। लेकिन असल जो इसकी जो मेडिकली या जो साइंटिफिकली अभी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो होती है रिमिशन। तो बेसिकली इसको कहते हैं कि आपने शुगर को रिमिशन में डाल दिया। तो शुगर रिवर्स जो है ये जो यूज़ होती है ये नॉर्मली गलतुल इस्तेमाल है, जिसको हम यूज़ तो करते हैं क्योंकि लोगों को जब लोग सर्च कर रहे होते हैं तो उनको रिवर्स का सर्च करते हैं तो उनको लिटरेचर मिलना चाहिए, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेकिन जो मेडिकली यूज़ होती है वो शुगर की रिमिशन होती है, और रिमिशन का मतलब है कि आपने शुगर को आगे बढ़ने से रोक दिया और उसको वहाँ तक ले गई जहाँ पे आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये आपकी शुगर रिमिशन है। तो ये एक ऐसे ही समझें कि आपको किसी एक दवा से एलर्जी है, वो आप अगर खाते हैं, या किसी खुराक से एलर्जी है वो आप खाते हैं, तो उससे आपको सर में दर्द शुरू होता है। तो जब वो आप उसके अवामल ख़त्म कर देंगे, वो दवा नहीं खाएंगे, वो खुराक नहीं खाएंगे, तो आपका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। और जब तक आप उससे परहेज़ करते रहेंगे आपका सर दर्द वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपके जो सर दर्द था उसको आपने रिमिशन में डाल दिया, लेकिन उसको आप रिवर्स नहीं कह सकते क्योंकि जब भी आप वो दवा या वो खुराक खाएंगे आपको सर में दोबारा दर्द होगा। तो ये डायबिटीज़ का भी ऐसा ही हाल है कि जब एक दफ़ा डायग्नोज हो जाती है आपको, तो फिर इसको आपको कंट्रोल के अंदर रखना है। जो उसकी गाइडलाइंस हैं, तो मेडिकली आपका जो 6.5% ऊपर, उससे उसको डायबिटिक डायग्नोज करते हैं। 5.7 से लेके 6.5 तक ये प्री डायबिटिक में आता है। तो अगर तो आप मेडिकल जर्नल्स वगैरह देखें तो जब भी लोगों की शुगर 6.5% से कम आती है तो वो उसको शुगर या डायबिटिक रिमिशन में डाल देते हैं कि इसको ये अब शुगर रिमिशन में चली गई है। तो एक तो ये बात। लेकिन आपको पता है कि 6/5 और 5/7 के दरमियान प्री डायबिटिक है, और उस दौरान इस रेंज के दरमियान में भी अगर आपकी शुगर है तो आपको कल डायबिटीज़ की कम्प्लिकेशंस का बहुत ख़तरा होता है। तो कोशिश आप पूरी करें कि 5.7 से आप नीचे रहें, जितना क्लोज रहें 5 के उतना अच्छा है। तो मसला ये है कि शुगर जो थी ये पिछले 5-10 सालों में अभी रिमिशन का नाम लेना डॉक्टर ने शुरू किया। शुगर हमेशा से, डायबिटीज़ हमेशा से एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ रही है। तो उनको हमेशा डॉक्टरों ने यही कहा है कि प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, आपको हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिटीरियरेट होगी। आज अगर आपका A1C 6 आया है तो 5 साल बाद ये 6.5-7 पे चला जाएगा, उसके बाद मज़ीद 5 साल बाद 8-9 पे चला जाएगा अगर आप दवा नहीं लेंगे। तो अगर आप दवा लेंगे तो उसमें
خوراک کا چونکہ اس میں وہ بہت زیادہ اگنور کرتے رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، تو خوراک تو آپ روٹی بھی کھاتے، چاول بھی کھا سکتے، صرف چینی بند کر دیتے تھے. تو خوراک کے علاوہ وہ آپ کی ادویات کی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے. آپ میٹفارمن سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سلفونل یوریاز تھیں، پھر اس کے بعد اور ادویات تھیں جو وہ لیتے رہتے تھے. اس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ پروگرس بہت زیادہ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں جاتی تھی. تو یہ جو عمل ہے، آپ کی شوگر جہاں سے شروع ہوئی ہے اس سے پیچھے چلی جائے اور اس رینج میں چلی جائے جہاں پری ڈائبیٹک میں چلے گئے ہیں، تو اس کو ریمیشن کہتے ہیں. اور اس کو غلط استعمال ہو کر اس کو ریورس بھی کہتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شوگر کی آپ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ٹائپ 1 اور ایک ہے ٹائپ 2. ٹائپ 1 کا مطلب ہے کہ آپ کی انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی، تو اس لیے آپ کی شوگر جو ہے ہمیشہ ہائی رہتی ہے اور آپ انسولین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ٹائپ 2 کا مطلب ہے کہ آپ کی انسولین زیادہ پروڈیوس ہوتی رہی ہے کافی عرصے، کافی سالوں تک، جس کی وجہ سے آپ کی انسولین جو ہے وہ آپ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن کام نہیں کر رہی. اگر تو یہ شروع میں آپ کی ڈائگنوز ہو جائے اور یہ چونکہ آپ کی صرف انسولین ریزسٹنس ہے، اگر آپ کی انسولین پیدا صحیح ہو رہی ہے، آپ کے بیٹا سیلز پورے ٹھیک ہیں، صرف انسولین ریزسٹنس آپ کی پیدا ہوئی ہے، آپ کی جگر کی چربی، فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، تو اس میں آپ فیٹی لیور والی ہماری ویڈیو بھی چیک کر لیں، اس میں تفصیل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 2-4 مہینے 6 مہینے آپ جو ہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ کریں گے یا لو کارب پہ جائیں گے، تو آپ کی وہ چربی جگر کی پگھل جائے گی اور آپ کی انسولین ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے. تو جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ وہ کچھ فیصد لوگ ہیں خوش قسمت جن کی یہ شروع میں پکڑی جاتی ہے. تو جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ روٹین پہ اپنا جو بھی کھانا وغیرہ کھا رہے تھے وہ کھا سکتے ہیں، اس میں آپ کی شوگر پھر بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ کاربوہائیڈریٹ کھانا شروع کریں گے تو دوبارہ جو ہے وہ آپ کی انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی. جب انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جس میں بہت زیادہ آپ کی انسولین پیدا ہوتی ہے، تو وہ آپ کی بیٹا سیلز کو مارنا شروع کر دیتی ہے، زیادہ انسولین جو ہوتی ہے اور زیادہ شوگر دونوں. تو جب آپ 8-10 سال ہو جاتے ہیں تو نارملی ہمارے جو ممالک میں تو شوگر ڈائگنوز 6-7 سال سے پہلے نہیں ہوتی. آپ 6-7 سال آپ کا پنکریاز جو ہے اسٹرگل کرتا رہتا ہے اور آخر میں جا کے پھر ڈائگنوز ہوتی ہے جب آپ کی شوگر بالکل ان کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اس وقت تک بیٹا سیلز کا کافی سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد آپ جو ہے اپنی انسولین ریزسٹنس کو ختم کر کے، آپ ایکسرسائز کر کے، سب کچھ کر کے آپ دوبارہ وہی کھانے اور وہی روٹین پہ چلے جائیں گے، تو یہ بالکل ناممکن ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہے یا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم آپ کو کہے کہ یہ دوائی لیں اور آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، تو وہ بالکل غلط ہے. شوگر ختم نہیں ہوتی، شوگر آپ کو ریمیشن میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو ریورس کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کی شروع ہوئی تھی. تو اگر آپ اس کو وہاں پہ لے جائیں اور اتنا کھانا کھائیں، اتنے کاربوہائیڈریٹس کھائیں جتنی آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول میں رہتی ہے. اس کے لیے ایک میری ویڈیو ہے اپنا کاربوہائیڈریٹ تھریش ہولڈ کی، شوگر والے کتنی چینی کھا سکتے ہیں یا کتنی کاربوہائیڈریٹ کھا سکتے ہیں، وہ چیک کر لیں آپ، اس میں تھوڑی مزید تفصیل بھی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی لیٹ سے آپ کا 70% پنکریاز کام کر رہا ہے، تو 30% آپ کا پنکریاز کام نہیں کر رہا ہے بیٹا سیلز، تو آپ 30% کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں. اگر آپ کا 50% کام نہیں کر رہا تو 50% کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں، مطلب کہ جتنا پہلے کاربوہائیڈریٹ کھاتے تھے اس سے آدھا کر لیں. تو یہ آپ کو خود چیک کرنا ہے، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے. یہ آپ کو کاربوہائیڈریٹس پہلے تو آپ کو انسولین ریزسٹنس ختم کرنی ہے 5-6 مہینے لگا کے، بہت لو کارب پہ جا کے، جس کو کیٹو بھی کہتے ہیں، اس پہ جا کے انسولین ریزسٹنس ختم کرنی ہے. لیکن اس کو آپ نے کیٹو کو لائف سٹائل نہیں بنانا. جب آپ کی انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کاربوہائیڈریٹ بڑھا کے چیک کرتے رہنا ہے. تو اس لیول تک آپ کاربوہائیڈریٹ اپنے بڑھا سکتے ہیں جس لیول تک آپ کی 3 گھنٹے بعد والی جو شوگر ہے وہ 110 سے اوپر نہ جائے. تو اس حساب سے آپ آہستہ آہستہ انکریز کرتے رہیں. اور جب آپ بیسیکلی انسولین ریزسٹنس ختم کرتے ہیں یا لو کارب پہ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کافی سارے سائنٹیفک ریسرچ پیپرز میں یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں جو مر رہے ہوتے ہیں وہ کافی سارے اس میں زندہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن 100% زندہ نہیں ہوتے، لیکن آپ کے جو پنکریاز کی حالت ہے بہتر ہو جاتی ہے. تو جیسے کہ کل والی جو ویڈیو میں نے CGM کی ڈیٹا آپ کو دکھایا تھا، اس میں اب جتنی خوراک میں نے کھائی تھی، جتنے چاول یا تجربے میں نے کیے تھے روٹی چاول دال وغیرہ کے ساتھ، تو آخر میں آ کے
जो एवरेज मेरे A1C आ रहा था 5.5% आ रहा था। अब यही जो है मिकदार, इससे मेरे ख्याल है आधी से भी कम मिकदार जब पिछले साल मैं खा रहा था तो मेरी जो है A1C उस वक्त एवरेज शुगर 200 से ऊपर थी। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ मैंने किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म की, अपनी बॉडी को पैंक्रियाटिक सेल्स को दोबारा जो है वो एक लो शुगर वाला एनवायरनमेंट दिया, तो उससे मेरे पेंक्रियाज काफ़ी सारा ज़िंदा हो चुका है पहले की बनिस्बत। लेकिन इतना ज़िंदा नहीं होता कि मैं जो है रेगुलर रोटी चावल खाऊं और मेरी जो है वो A1C 5% पे रहे, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि शुगर रिवर्सल की जब भी हम बात करते हैं तो इसकी सही टर्मिनोलॉजी शुगर या डायबिटिक रिमिशन है, तो आप रिमिशन में डालें। आप कोशिश करें कि आपकी जो A1C है 5.7 से नीचे चली जाए और उतने कार्बोहाइड्रेट खाएं जिससे आपकी 3 घंटे बाद वाली शुगर 110 से नीचे रहे और फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से ऊपर न जाए, जो कि 8 घंटे बाद अभी आपकी आती है। तो जो जो आप खुराक खाएंगे, तजर्बे करेंगे, अपने स्टेप्स के साथ चेक करते रहेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट कितनी आप रोज़ाना खाएं। ये तकरीबन 1 महीना लगता है इसमें आप इन तजर्बों में, और उससे आपको बहुत सारा अंदाज़ा हो जाएगा। और ये भी दिन की औकात का भी होता है कि जो खुराक आप ये कार्बोहाइड्रेट दिन में खाते हैं वो आपकी बहुत जल्दी हज़म होते हैं और उनकी शुगर जल्दी ख़त्म होती है आपके जिस्म से, बजाय से कि आप कार्बोहाइड्रेट रात को लेट में खाएं या सुबह जो है अगर उनको खाएं तो उसमें जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, आपकी इंसुलिन कम बन रही होती है, तो उसमें आपकी शुगर बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो इसको आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो इसलिए जो हजरात ये समझते हैं कि वो लो कार्ब पे जाके डायबिटीज़ रिवर्स कर लेंगे और 6 महीने बाद दोबारा उस पर चले जाएंगे नॉर्मल फूड पे, तो ऐसा नहीं होता। इसकी एक टर्मिनोलॉजी, आप इसको डायबिटिक रिमिशन कहें, और रिमिशन का ये मतलब है कि आपका A1C जो है वो 6.5 से कम रहता है तो आप रिमिशन में हैं, 5.7 से कम है तो आप बेसिकली आपने ऐसे समझे कि आपने रिवर्स कर लिया है। अब खुराक आपने उतनी खानी है जितना आपका पंक्रियाज काम कर रहा है। और टाइप 2 में क्योंकि पंक्रियाज आपका 8-10 सालों में काफ़ी हद तक तबाह हो चुका होता है, तो इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% कार्बोहाइड्रेट शुरू कर दें। लेकिन जब आप लो कार्ब पे जाते हैं, 2-4 महीने स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हैं, तो आपके बेटा सेल्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू कर देते हैं और आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है। तो ये हर बंदे का इंडिविजुअल प्रोसेस होता है, आप उसको चेक करें और उसी के मुताबिक अपनी जो है वो शुगर को मेंटेन करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जितनी आप 5% से करीब रहें उतनी आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो दूर रहेंगी। और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं और ग़िज़ाएँ हैं और खुराकें हैं जो आप खा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है सिर्फ रोटी चावल जो है या आलू यही खुराक नहीं है, बहुत सारी खुराक अल्लाह ताला की नेमतें हैं, तो वो नेमतें खाएं आप और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। और इस टर्मिनोलॉजी में ना फंसे रहें कि रिवर्सल है, नहीं है, ये रिमिशन है। आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो रेंज में रहे। रेंज में रहती है तो आप उस हिसाब से जो फूड आपको अच्छी लगती है वो खाएं और उसको रेंज में रखें, और उसमें आपको दवाएं लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप दवाओं के बगैर 2-4 महीने कोशिश करते हैं फिर भी रेंज में नहीं आती, तो फिर आपको ज़ाहिर उसके साथ थोड़ी दवाओं पे जाना पड़ेगा। मेटफॉर्मिन यूज़ कर सकते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं वो ले सकते हैं, या GLP2 उसके इनहिबिटर्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो वो मैं दवाओं की एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंट जो अद्वियात हैं शुगर की वो उसमें तफसील से बताऊंगा कि कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, क्या नुकसान हैं, क्या फ़वाइद हैं। वो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो आपको मैं बताऊँगा। लेकिन इस वक्त के लिए यही आपको बताना था कि शुगर रिवर्सल जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी पुरानी है, आपका पंक्रियाज कितना काम कर रहा है, और उसके मुताबिक आपको अपनी खुराक एडजस्ट करनी पड़ेगी और उससे आप जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बाज़ दफ़ा अद्वियात के साथ और बाज़ दफ़ा बग़ैर अद्वियात की। ठीक है जी, अगर आपका मज़ीद अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, अभी भी आपको कोई शक हो किस चीज़ में, तो आप कमेंट में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।